नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुंबई में मोदी विरोधी हुए एकजुट। आज से इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू। 28 दल, 62 नेता शामिल। सीट शेयरिंग संयोजक के साथ कई बड़े मुद्दों पर लग सकती है मुहर। मोदी सरकार का चौंकाने वाला फैसला। अचानक बुलाया गया संसद का विशेष सत्र। 18 से 22 सितंबर के बीच होगी बड़ी बैठकें। कई बिल पर लग सकती है मुहर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के G20 सम्मेलन से बना सकते हैं दूरी, तो वहीं चीन के विवादित नक्शे को लेकर बैकफुट पर आया चाइना। दिल्ली में G20 समिट से पहले सजावट पर गरमाई सियासत। शिवलिंग के आकार के फव्वारे को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी आमने सामने। उमर अब्दुल्ला को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। पत्नी पायल को हर महीने अब 1.5 लाख देंगे उमर अब्दुल्ला। गुजारे भत्ते की हाईकोर्ट ने बढ़ाई रकम। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के डर से मुंबई में हुए विपक्ष के एकजुट की। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक आज से मुंबई में शुरू हो रही है। ममता बनर्जी, लालू यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता मुंबई पहुंच चुके हैं। इस बैठक में 28 दल और 62 बड़े नेता शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचे हैं, पर बैठक से पहले विपक्षी एकजुटता की पोल भी खुल चुकी है। पीएम की दावेदारी हो या पोस्टर वॉर, जमकर तकरार की खबरें सामने आ रही है। बताया तो जा रहा है कि बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाएंगे। सीटों के बंटवारे से लेकर गठबंधन के लोगो, झंडे और संयोजक के चुनाव पर चर्चा हो सकती है। लेकिन इन सभी सवालों के बीच सबसे जरूरी सवाल यह है कि अगर गठबंधन बिना चेहरे के मैदान में उतरता है, तो ऐसे में सीटों का फॉर्मूला क्या होगा। ये तीसरी बैठक होने जा रही है। इस बार कुछ नया होगा या पिछली बार की तरह ही बैठक होगी? देखिए, 3-4 मुद्दे हैं जिसका जवाब अगर कल शाम तक मिल जाता है तो ये समझिए कि ये गठबंधन की जो बैठक हुई है वो सक्सेसफुल है। जैसे लीडर कौन होगा, कन्वीनर कौन होगा, मुद्दा क्या होंगे और किसके ऊपर पूरे प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी होगी। ये बाकी झंडा, लोगो, ये बेकार की चीज़ें, उससे तो कोई बात बनती नहीं है। दिक्कत क्या है कि ये INDIA अलायंस, इट इज फुल ऑफ कंट्राडिक्शंस इस तरीके के हैं कि आप मिलने जा रहे हो मुंबई में और कलकत्ता के अखबार में छप रही खबर कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के तलवे चाट रही है ममता बनर्जी, उसको अपनी जान बचानी है। आप मीटिंग कर रहे हो सीताराम येचुरी के साथ, सीताराम येचुरी बाहर मुंबई में ही पत्रकारों को बता रहे हैं कि देखिए, हम तो आए हैं मोदी को हटाने के लिए। कांग्रेस के साथ ना हम एक साथ होंगे केरल के अंदर में, और केरल के अंदर आज ही बयान आया वहां के चीफ मिनिस्टर का, वामपंथी चीफ मिनिस्टर हैं, और वो ये कह रहे हैं कि कम्युनलिज्म का जहां तक मसला आता है तो वो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक जैसी है। लीजिए, पोस्टर्स लगे हुए हैं मुंबई में अलग अलग जगहों पे, देश मांगे नीतीश कुमार, और टोपी पहना दिया गया है। सब प्रधानमंत्री के लिए जो है रेस में लगे हुए हैं। दिक्कत क्या है, इनको मालूम है, जो लोग वहां पहुंचे हैं उनको मालूम है 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कोई वैकेंसी नहीं निकलने वाला। ये सब अपनी पार्टी को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। लेकिन जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो जाता है, तब तक इस गठबंधन को बस हवाई गठबंधन ही माना जा सकता है। अगली खबर में बात मोदी सरकार की तरफ से लिए गए अचानक एक बड़े फैसले की। दरअसल मोदी सरकार ने चौंकाने वाले फैसले के तहत संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी जानकारी दी है। संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। इसमें 5 बैठकें होंगी। बड़ी बात, स्पेशल सत्र नई संसद में होगा। खबरों के मुताबिक इस सत्र में 10 से ज्यादा महत्वपूर्ण बिल पेश किए
जाएंगे और बिल की वजह से ही स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। सेशन बुलाने को लेकर मुंबई में बैठे नेताओं की धड़कनें भी बढ़ गई है और विरोध भी अभी से शुरू हो गया है। अचानक से ये फैसला क्यों लिया गया? देखिए, ये विशेष सत्र है तो विशेष सत्र बुलाया जाता है विशेष काम के लिए। कई सारे विशेष काम बचे हुए हैं जो प्रधानमंत्री मोदी करना चाहते होंगे। प्रधानमंत्री क्या करेंगे ये सिर्फ कयास लगाया जा सकता है। मास्टर प्लेयर हैं वो राजनीति के, किस समय कौन सा खेल खेल देंगे ये किसी को भनक तक नहीं लगेगी। लेकिन जो अंदाज लगाया जा सकता है, पहली चीज कि ये जो विशेष सत्र बुलाई गई है ये दरअसल नई बिल्डिंग में होगी। तो ये शुरुआत है, प्रधानमंत्री मोदी इसकी शुरुआत करेंगे और इसलिए ये जो मुंबई में जो लोग बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले सिर्फ राजनीति करना जानते हैं। गणेश चतुर्थी की छुट्टी है, पर्व का माहौल है, त्यौहार है, इस समय प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों विशेष सत्र बुला लिया? भाई नई बिल्डिंग है, गणेश चतुर्थी के समय ही इसका जो है उद्घाटन होना चाहिए ताकि विघ्न जो है वो सारा खत्म हो जाए। तो एक तो बात ये रही। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि जो भी पॉलिटिकल एजेंडा है वो 2024 के चुनाव से पहले खत्म कर देना है ताकि 2024 में सरकार बनाने के बाद, प्रधानमंत्री ने साफ किया है, उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नौकरियां और कैसे हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने उसके ऊपर उनका फोकस होगा। अगर ये बात है तो इसका मतलब है कि वो तमाम कंट्रोवर्शियल इश्यूज उसको सॉर्ट आउट करने का ये आखिरी मौका होगा, जैसे यूसीसी, जैसे जनसंख्या का कानून, जैसे वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। कई सारे इस तरह के मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने मैनिफेस्टो में करते आई है, लेकिन अभी पिछली सत्र में बहुत सारे कानून को लाना था, लेकिन ये मणिपुर की वजह से नहीं चल पाया। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ बड़ा प्लान किया है और इस प्लान से विपक्षी दलों के बीच और मुंबई में चल रही बैठक में अंदर खलबली मच गई है। बिल्कुल। अब बात करते हैं अगली खबर की। भारत G20 की मेजबानी को लेकर पूरी तरह से तैयार है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल पूर्वी लद्दाख लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर करीब 3 साल से अधिक समय से चल रहे तनाव का असर G20 सम्मेलन पर भी दिखाई दे सकता है। मिली जानकारी के अनुसार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आने पर संशय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति G20 सम्मेलन से दूरी बना सकते हैं। तो वहीं चीन के विवादित नक्शे को लेकर चीन बैकफुट पर आ गया है। चीन की तरफ से कहा गया कि नक्शे को लेकर भारत को ज्यादा गुस्सा और विवाद बढ़ाने की जरूरत नहीं है, भारत को शांत रहना चाहिए। क्या चाइना बैकफुट पर आ गया है? बिल्कुल डर गया। शी जिनपिंग क्यों नहीं आ रहे? अचानक से प्लान क्यों बदला गया? इसका मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का वो सामना नहीं करना चाह रहे हिंदुस्तान की धरती पे, क्योंकि यहां पे प्रोटेस्ट भी होता, शी जिनपिंग को काले झंडे भी दिखाए जा सकते थे। हो सकता है क्योंकि ये जो मैप दिखाया गया, जो जारी किया गया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का पूरा हिस्सा, लेह लद्दाख का पूरा हिस्सा, कुछ हिमाचल प्रदेश का हिस्सा, कुछ सिक्किम का हिस्सा, वो जो चीन में दिखाया गया, तो आपको राहुल गांधी के जैसा एब्सर्ड आदमी होना चाहिए उन सब चीजों पे विश्वास करने के लिए। क्या हो रहा है? चीन दुनिया का अकेला ऐसा मुल्क है जो शायद 13 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है और टेरिटोरियल डिस्प्यूट उसका 18 देशों के साथ है। अजीब कहानी है। ये वामपंथी, ये एक्सपेंशनिस्ट होते हैं, इंपीरियलिस्ट होते हैं, ये इनकी जहनियत है, हर चीज कब्जा करो। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के जो पोस्चरिंग से ये लगा कि शायद शी जिनपिंग को यहाँ उतना भाव नहीं दिया जाएगा। यहाँ जो बाइडेन भी आ रहे हैं, दुनिया भर के तमाम लीडर्स यहाँ पे होंगे, इस वजह से अपनी फजीहत ना हो जाए, इसलिए शी जिनपिंग को सेकंड थॉट्स आ रहे हैं। तो यही कहानी वो देखना होगा कि कब तक उस पर टिके रहते हैं। जहाँ तक मैप की बात है, तो मैप कोई पहली बार चीन ने मोदी सरकार के दौरान इस तरह की उद्दंडता नहीं की है। 2012 में भी इस तरह से मैप निकाला था चीन ने, 2007 में भी इस तरह से चीन ने मैप निकाला था। तो ये उसकी आदत है,
इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो दिल्ली में G20 की समिट होनी है, पर उससे पहले ही सजावट को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। दिल्ली एयरपोर्ट के पास शिवलिंग के आकार का फव्वारा लगाया गया है, जिससे विवाद खड़ा हो गया है। फव्वारा लगाने का उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिकता प्रदर्शित करना बताया जा रहा है, पर शिवलिंग पर केजरीवाल की सरकार सवाल खड़े कर रही है। संजय सिंह कह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में शिवलिंग का अपमान किया गया और बेशर्म भाजपाई मोदी की तारीफ कर रहे हैं। क्या दिक्कत है केजरीवाल की? देखिए, ये मुंह में राम बगल में छुरी। केजरीवाल को अपना जो वो काम करते हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। आप जो है ये वक्फ बोर्ड का इमामों का तनख्वाह बढ़ाइए, हिंदुत्व के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। भाई, साउथ इंडिया की तस्वीरें बहुत आपने देखी होगी, हजारों हजार शिवलिंग नदी के किनारे, शिव जी तो यत्र तत्र सर्वत्र मौजूद रहते हैं और कम से कम आंखों के सामने शिवलिंग नजर आएगा, लोगों की श्रद्धा ही बढ़ेगी। ये क्या तमाशा है? आपको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो अचानक से जो है शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनना शुरू कर दिया तुमने। ये राजनीति का नटवर लाल है केजरीवाल। ये लोगों को भ्रमित करना चाहता है। लोगों, ये संजय सिंह यही है ना, राम मंदिर बनने नहीं देंगे। ये केजरीवाल वही है जिसने कहा था कि ये मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, अयोध्या में हॉस्पिटल बना दो। अच्छा, मुस्लिम वोटों ने इन लोगों की आंखों पे ऐसा चदरा फिट कर दिया है कि इनको हकीकत समझ में नहीं आती है। शिव जी का फव्वारा बनाया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितनी ज्यादा जो हिंदू प्रतीक चिन्ह वो लोगों के नजरों में रहेगा, वो देश के लिए उतना ही बेहतर है। बिल्कुल। आज की आखिरी खबर में बात यूसीसी पर विरोध करने वाले उमर अब्दुल्ला की। उमर अब्दुल्ला को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला और बच्चों को गुजारा भत्ता की रकम बढ़ाने का आदेश दिया है। दरअसल उमर और पायल के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में अब कहा कि उमर अपनी पत्नी पायल को 1.5 लाख रुपए हर महीने गुजारा भत्ता दे, जबकि निचली अदालत ने इससे पहले 75,000 रुपए मासिक भत्ता देना तय किया था। यूसीसी का जमकर विरोध करते हैं उमर अब्दुल्ला। क्या आप वो कानून को मानेंगे? देखिए, कोर्ट का फैसला है तो मानना ही पड़ेगा और उनके पर्सनल मैटर्स के ऊपर हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। पत्नी के साथ क्या विवाद है, नहीं है, क्यों ये जो पारिवारिक रिश्ता जो है उनके बीच, पति पत्नी के बीच यहां तक पहुंचा, ये बेकार की बातें हैं। मूल बात क्या है इसमें? अगर आर्टिकल 370 और 35A वो हटाया नहीं गया होता तो उमर अब्दुल्ला की पत्नी भी अपना अधिकार मांग नहीं सकती थी। अब आप ये समझिए कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा है उसकी पत्नी वो खुद पढ़ी लिखी, तो आम मुस्लिम महिलाओं के साथ क्या हो रहा होगा? आजकल 370 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है और चीफ जस्टिस ने क्या कहा कि आर्टिकल 35A की वजह से तो पूरा फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है पूरे कश्मीर के अंदर। यह तो बड़ा अच्छा काम हुआ। दूसरी चीज, एक तो आर्टिकल 370 और 35A, और दूसरा अगर सब कुछ लग भी जाएगा तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कानून लगता है। ये महिला तो पढ़ी लिखी शिक्षित है और कैपेबल थी, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, बड़े बड़े वकील कर सकती है। गरीब मुस्लिम महिलाओं बहनों को क्या रास्ता है? अगर इस तरह से पति उसको कोई मेंटेनेंस ना दे तो जाना पड़ेगा उनको मौलवी के पास। मौलवी कहेंगे कि नहीं, वो जो शरिया अदालत इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में चलता है उसका फैसला साफ होता कि नहीं, हो गया, मेहर की रकम मिल गई, वापस जाओ, भाड़ में जाओ, मरो, कोई मतलब नहीं है। तो वो दोनों ही चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है और उमर अब्दुल्ला के केस से हिंदुस्तान की तमाम मुस्लिम बहनों को, माओं को, लड़कियों को
एक सबक सीखना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।